बॉक्स एफएम पर सनी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप चाय जीबीटी। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसको बुलाने वाला हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिनका कंप्यूटर का नाता बड़ा कमाल का है, वो आपको खुद बताएंगे कैसे। दोस्तों, अक्सर किसी इंजीनियरिंग लीडर की पहचान उसके प्रोजेक्ट्स, उसके कोड कॉन्ट्रिब्यूशंस या फिर उसके कॉर्पोरेट टाइटल्स तक ही सीमित मानी जाती है। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं रुकते, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी लिखते हैं। ऐसा बदलाव जो आने वाली पीढ़ियों के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को सिर्फ बेहतर इंजीनियर ही नहीं, बल्कि बेहतर थिंकर और लीडर भी बनाता है। आज बॉक्स एफएम पर हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ऐसे ही एक रेयर और ट्रूली इंस्पायरिंग व्यक्तित्व से। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम तरुण तेलंग। तरुण तेलंग, तरुण तेलंग, तरुण तेलंग। तरुण जी के पास है 2 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और सैप जैसी ग्लोबल जायंट्स में इंजीनियरिंग लीडरशिप से लेकर क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब3 जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज तक हर फील्ड में इनकी गहरी पकड़ और विजनरी सोच है। इतना ही नहीं, तरुण जी अब तक कई टेक्निकल बुक्स लिख चुके हैं, सैकड़ों आर्टिकल्स पब्लिश कर चुके हैं और अपने कोर्सेज व ब्लॉग्स के जरिए हजारों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को करियर में ग्रो करने का रास्ता दिखा चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये टेक्नोलॉजी को आसान बनाते हैं और इंजीनियर्स को एम्पावर करते हैं ताकि वो अपने सपनों को कॉन्फिडेंटली चेज कर सकें। दोस्तों, इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो तरुण जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कोडिंग या इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक मिशन पर काम कर रहे हैं जहां हर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अपने करियर के अगले कदम की सही प्लानिंग कर सके और ग्लोबल टेक वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बना सके। तो चलिए सुनते हैं तरुण तेलंग जी की एक्सक्लूसिव जर्नी और जानते हैं उनके वो आइडियाज जो टेक्नोलॉजी और पूरी प्रोफेशनल कम्युनिटी को एक नई दिशा देने वाले हैं। प्रेजेंटिंग तरुण तेलंग। तरुण तेलंग, तरुण तेलंग। क्या बात है तरुण भाई, सच बताना, आपको कसम है, ये जो दीदी बात कर रही थी वो सही कह रही थी। 20 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। यस, यस, हाँ, बिल्कुल, तो 20 एक साल हो गए। 20 साल से यू डूइंग कंप्यूटर वाला वर्क, इतना हाइपोथेटिकल, इतनी अच्छे से, मतलब आप तो मास्टरमाइंड हो चुके होंगे अब तक। हाँ, ये मैंने पूरी टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन को देखा है। हाँ हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल था। हाँ हाँ। लोगों को सर्वर्स में काम करना पड़ता था। हाँ हाँ। फिर क्लाउड देखा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। एक तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ हाँ। और उसके साथ और बताऊंगा वेब 3, क्रिप्टो करेंसी अभी जो कि आने वाला है, तो हम ये बात करेंगे हम्म। कि अब आगे क्या है फ्यूचर में। और जो इंडस्ट्री में लोग हैं, या तो अभी स्टूडेंट हैं, शुरुआत कर रहे हैं, हम्म। या ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं, हम्म। उनको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने अभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। राइट। तो ये इस चर्चा में यही मैं चाहूंगा कि सब लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि अभी क्या शिफ्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और कुछ उनको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताना चाहूंगा जिसको वो फॉलो करके अपने करियर को आगे फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। पता है मैं बताऊं तरुण भाई, मुझे ना साइंस फिक्शंस और टेक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना और देखना बड़ा शौक है मुझे, और मैं आगे से आगे जानकारी रखता हूँ अपने पास। बट आज आप आए ना, तो सीरियसली आई एम सेइंग, मेरी इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी जाग गई कि मैं ये क्वेश्चन करूँगा, मैं इतने क्वेश्चन करूँगा। लेकिन मेरे क्वेश्चंस आप प्लीज़ सॉल्व ज़रूर करना, क्योंकि मेरे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पैशन होना बहुत जरूरी है कि मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत पैशन था। मुझे एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी में भी पैशन था, पर शुरुआत ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जर्नी का। हम्म। तो शुरुआत करने के लिए हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना होता है, ओके। जैसे कि मैंने किया। हम्म। तो अगर कोई पैशनेट है आपकी तरह, डिग्री हो या ना हो उतना फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में स्किल ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। मैंने जब शुरुआत की थी उस समय तो सारी कंपनियों में थोड़ा बायस भी था। लोगों को चाहिए था कि आईआईटी डिग्री हो या बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हो, पर आज की समय ये ऐसा नहीं है। आज कोई भी जिसके पास स्किल है वो अपने टैलेंट को शो कर सकता है कंपनीज के पास। और सभी कंपनियों में शॉर्टलिस्टिंग होती है
उनके स्किल के हिसाब से। ओके। तो जैसे कि बोल रहे हैं कि अगर किसी को बहुत साइंस फिक्शन को बनाना है, खुद से कंट्रीब्यूट करना है इस इंडस्ट्री में, तो वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के स्टार्ट कर सकता है। ग्रेट। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, 20 साल से ज़्यादा का आपका लंबा सफ़र, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, मुझे तो इतनी सारी चीज़ें देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आज मेरी डांट ना पड़ जाए आपकी तरफ से कि तुमने क्या क्या सीखा माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल में। अच्छा, सैप जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम करा, अगर खुद को इस जर्नी, आपकी जो ये जर्नी थी उसको अगर आपको डिफाइन करना हो इन वन लाइन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं ये जर्नी को डिफाइन करूँगा कि ये सीखने की जर्नी थी, और मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि आप जो भी सीखते हैं, अगर आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं कि जिसको दूसरा भी सीख के लाभ ले सके, हाँ। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है, आपका बेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे आपको रिकॉग्निशन मिलती है। तो आपको जो भी सीखने मिलता है, तो उसको आप शेयर करें और दूसरों को उसको यूज़ करने के लिए रेडी करें, और समवन कैन बिल्ड अपॉन इट। तो कोई उसके ऊपर काम कर सकता है अपने और विचार, और उसको और एनहांस कर सकता है। ये जो है मेरे सफ़र में सबसे इम्पोर्टेंट था। वाओ। तो ये जो सीख है, मैं बोलूँगा कि ये पूरी 20 साल की जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण है। कमाल, वेरी कमाल। सर शुरुआत में क्या सपना देखा था आपने कि हमेशा कंप्यूटर इंडस्ट्री, मतलब इसी रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, या ऑथर बनने का भी सपना था शुरू से कि ऑथर भी बन जाएंगे और इंजीनियरिंग में लीडरशिप भी फॉलो करेंगे? हाँ, तो जब से शुरुआत की, तो ये इंडस्ट्री का चार्म है। जैसे कि आप काम करते हैं कंप्यूटर में, तो आप आइडियाज़ पे काम करते हैं। तो अगर कोई पेंटर है, वो कैनवास और ब्रश पे काम करता है, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, वो बड़ी-बड़ी मशीन्स पे काम करता है। और हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कहने को तो कंप्यूटर होता है, पर कंप्यूटर तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत बेसिक टूल है। आपकी जो सोच है, आपके आइडियाज़ है, जो लॉजिक है, वो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और जब आपके पास क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद आप उसको कंप्यूटर में दर्ज कर सकते हैं। पर सबस्ट्रीम की इम्पोर्टेंट बात थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, कि आप जब आप विचारों से काम करते हैं, आइडियाज़ और लॉजिक से काम करते हैं, तो आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और आप जब कुछ बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि टेक्निकली एडवांस भी है और दूसरे लोग यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ़ ईज़ी होती है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती थी, और मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में आया। ग्रेट सर। लेकिन सर, मतलब अगर हम, जितना आप पढ़े लिखे हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है, हम हमारे पास तो उसका भी आधा भी नहीं है। अगर इतना एक्सपीरियंस हमारे में आ जाता ना, तो लिटरली आई एम सेइंग आज मेरे घर वाले मेरे लिए ना बड़ी सुंदर लड़की ढूंढ रहे तो होते। सर अ, जब आप माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल जाइंट पे पहुंचे, उससे पहले हाँ, दिन, मतलब फर्स्ट डे, क्या एक्सपीरियंस था आपका, कुछ याद है? हाँ, तो अब जैसे आईटी ऑफिसेज़ होते हैं, ये तो काफ़ी बहुत ही खर्चा करती है आईटी कंपनीज़। तो ऑफिसेज़ बहुत शानदार होते हैं, 5 स्टार ऑफिसेज़ होते हैं, और आपको सभी सुविधाएँ देती है। आपको कैब होता है, ऑफ़िस आने के लिए लेट काम करते हैं तो आपको छोड़ते हैं, और फॉरेन ट्रिप्स वग़ैरह भी होते हैं। तो यही बात है कि जैसे प्रोग्रामिंग करना चालू किया मैंने, तो मुझे प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्री में तो आना था। मेरे पास एक और सपना था कि मुझे बेस्ट प्रोग्रामर बनना था, या जो भी मैं अपने डोमेन में कर रहा हूँ, उसमें बेस्ट होना था। तो इसमें जो है मैंने काफ़ी मेहनत की, और ये जर्नी मुझे बहुत यादगार रही, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने काम किया, और बहुत जल्दी मुझे बहुत वर्ल्ड टूर करने का भी मौका मिला। काफ़ी जगह मुझे कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। मैंने स्पीचेज़ दी, मैंने वहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट बनाए थे उसका डेमो दिया। तो ये मेरे लिए सबसे यादगार था कि आप इंडस्ट्री में आते हैं, जॉइन करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी रिकॉग्निशन भी मिलती है, और फिर आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह घूमने मिलती है। तो ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल टेक करियर की शुरुआत माइंडसेट से होती है या स्किल सेट से होती है? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको स्किल सेट चाहिए।
इस आप जैसे मैंने बोला कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप पाइथन सीखें, जावा सीखें, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखें, ये उतना मैटर नहीं करता, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए। आजकल के जो युवा हैं वो काफ़ी इस बात पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी सीखें, पाइथन सीखें, जावा सीखें, इतनी सारी लैंग्वेजेज़ हैं। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन-सी लैंग्वेज सीखते हैं, आप कोई भी एक सीख सकते हैं। जैसे कि पाइथन और जावा सबसे आसान है और एक लैंग्वेज आप सीख लेते हैं तो उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना बड़ा आसान होता है। तो ये आपका जो पाथ है कि आपको फ़ोकस करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में और आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के उसमें मास्टरी करनी चाहिए, उस स्किल सेट बनाना चाहिए। ग्रेट सर। सर एक चीज़ और, टेक दुनिया में कदम रखते वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? स्पेशली मुझे लगता नहीं है आपके लिए चैलेंज होगा कोई, जस्ट बिकॉज़ हाँ, आपको शुरू से रुचि थी। तो आपने बिल्कुल। और अगर कोई ऑब्स्टिकल आया, चैलेंज आया, तो उससे आप बाहर कैसे निकले? बिल्कुल, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप जब पढ़ते हैं या आप सीख रहे होते हैं कुछ चीज़, तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ सीखी, तो अगर मैं इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कंपेयर करूँ और इसको ट्रांसलेट करूँ लेमैन लैंग्वेज में, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम जब सीख रहे होते हैं कुछ, तो हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। वो कि जो कि ऐसा है कि आप जैसे समझिए कि आपको सड़क बनानी है, छोटी सड़क बना रहे हैं, आप फुटपाथ बना रहे हैं। पर आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको हाईवेज़ बनाना होता है। हाईवेज़ और फुटपाथ में बहुत अंतर है, क्योंकि हाईवे में आपको बहुत सारी लेन बनानी होती है, अंडरपासेस बहुत कुछ बनाना होता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो है रोड की क्वालिटी बहुत मजबूत हो, तो रोबस्टनेस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्योंकि यहाँ आप 8-10 लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं रोड, आप हज़ारों गाड़ियों के लिए बना रहे हैं। तो आपको पूरा स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी इन सब चीज़ों की बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं जब सिंपल प्रोग्राम बनाता था, उसके बाद बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए वन ड्राइव और ऑफ़िस एप्लीकेशंस जो कि आजकल क्लाउड पे हैं और इसको एक साथ लाखों करोड़ों यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे चैलेंजिंग बात होती है जिसको कि नेक्स्ट लेवल की इंजीनियरिंग स्किल्स से आप सीख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स ये एक इस तरह का माध्यम है जिससे आप छोटे फुटपाथ को बड़े हाईवेज़ में तब्दील कर सकते हैं। सर आपने रोड्स, फुटपाथ और रोड मैप बात करी, तो मैं रोड मैप की बात करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर बिल्कुल। करियर के रोड मैप की। अगर आपको एक नया ग्रेड को 3 चीज़ें बतानी हो हाँ, फ्यूचर प्रूफ वाली करियर के यस, लिए, तो वो क्या यस। होती? बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहली बात तो मैंने जैसे बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी स्किल सेट्स है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। तो आप डेटा स्ट्रक्चर समझिए कि कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं या आप मैनेज कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए। तो इसको कैसे एफिशिएंटली करें और किसी भी डेटा को एफिशिएंटली मॉडिफाई करें, ये आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बाद एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स आप समझ सकते हो कि आप जैसे जीपीएस मैप देखते हो कि किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। तो इसी तरह से आपको कंप्यूटर को भी बताना होता है कि कैसे आप किसी डेस्टिनेशन तक या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या प्रोसेस यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफी टेक्निकल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो ये दो स्ट्रीम्स डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और तीसरी चीज है सिस्टम डिजाइन जो कि कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पे बेस्ड है। तो सिस्टम डिजाइन में आप जैसे कोई एपीआईज बना रहे हैं या आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जैसे कि आज के समय हम यूट्यूब यूज करते हैं, अमेज़न यूज करते हैं। तो ये काफ़ी बड़े सिस्टम्स हैं और इनको कैसे डिज़ाइन किया जाए, इसमें लोड बैलेंसर्स होते हैं जो कि
लाखों यूजर्स को अलग-अलग सर्वर्स से कनेक्ट करते हैं और इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो ये सारे आपको कंसेप्ट्स समझने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिगिनर के लिए। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम और तीसरा है सिस्टम डिज़ाइन। सर, सॉफ्टवेयर बनाने की बात आई तो मेरे दिमाग में आया कि सॉफ्टवेयर तो तब बना पाएंगे जब किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और या हमारी जॉब लगेगी, और जॉब तब लगेगी जब हम अपना सीवी वहाँ भेजेंगे। तो सीवी बनाते वक्त क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट्स या आपके इंटर्नशिप और जो आपने पढ़ाई करी है वो? यस। तो अब जैसे आपने स्किल्स अगर गेन कर ली है, तो आप स्किल्स तो कहीं से भी गेन कर सकते हैं। कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो डेफ़िनिटली आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अभी उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। आजकल ऑनलाइन भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब से खुद से भी सीख सकते हैं। तो आपको सीवी में हाइलाइट करना पड़ेगा, आपकी जो स्किल्स होती है, उसको आपको सीवी में हाइलाइट करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी साइड प्रोजेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं या आप कोई और स्ट्रीम में हैं, तो आप साथ में एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएँ, कोई मोबाइल ऐप बनाएँ या कोई एआई टूल बनाएँ और इसको आप जो है इंटरनेट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके सीवी में अगर शोकेस होगा, तो आपका सीवी का इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा एम्प्लॉयर को और किसी भी प्रोजेक्ट को आप जब सीवी में रखते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि सीवी आपकी जस्ट ड्यूटीज़ या क्वालिफ़िकेशंस की लिस्ट नहीं है। आपका एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है। तो आपको अपना इम्पैक्ट बताना है। तो अगर जैसे मैं बोलूँगा कि हम बॉक्स एफएम में बात कर रहे हैं कि किसी ने बॉक्स एफएम ऐप बनाई है, तो वो लिखेगा कि मैंने एक ऐप बनाई जिसमें कि हज़ारों इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें लाखों श्रोता उसको सुन रहे हैं, तो इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो कोई भी सीवी बना रहा है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना टास्क ही नहीं बताए, उसका जो इम्पैक्ट है, वो भी उसमें मेंशन करें कि आपका जो इम्पैक्ट है, मैंने जैसे बताया कि अगर आप रोड बना रहे हैं, तो रोड फुटपाथ भी हो सकती है और हाईवे भी हो सकती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपके इम्पैक्ट कितना क्रिएट हो रहा है आपकी एप्लीकेशन से। तो ये आपको थ्रू आउट योर करियर ध्यान रखना है। सीवी में आपको हमेशा इस तरह से फ्रेज़ करना है किसी भी प्रोजेक्ट को कि जो भी आपका रिक्रूटर है, वो जब देख रहा है सीवी, तो उसको ये समझ में आए कि हाँ, अगर मैं ये हायर करूँगा इस बंदे को, तो ये मेरे लिए भी ऐसी ऐप बनाएगा जिसमें कि लाखों यूज़र्स उसको व्यू कर सकते हैं। तो इससे आपको माइंडसेट जो है किसी भी आदमी का पता चलता है या किसी भी प्रोफेशनल या कैंडिडेट का पता चलता है क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल और काफ़ी कंपनियोज़ में बहुत सी लोगों का ऑलमोस्ट 1000 लोगों का इंटरव्यू लिया, हज़ारों सीवी देखे जब मैं अपनी टीम के लिए रिक्रूट करता हूँ, तो जिस तरह से फ्रेजिंग होता है आपके रिज्यूमे में आपकी स्किल्स का, उससे कैंडिडेट का माइंडसेट पता चलता है। तो प्रायोरिटी किस चीज़ को देता है कैंडिडेट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिज़नेस इम्पैक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हाइलाइट इन योर रिज्यूमे। ग्रेट सर। सर, कुछ चीज़ें और भी पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे कि बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की, तो यस, सीएस फंडामेंटल्स को एक बिल्डिंग के फाउंडेशन के जैसा कहा जाता है। आपको बिल्कुल। लगता है कि इस शॉर्टकट्स, ये जो है छोटे छोटे शॉर्टकट्स, वो चल जाते हैं या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमेशा दिख ही जाता है? यस। तो आपको फाउंडेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी फ्लुएंसी डेवलप करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आती है, ये भी फाउंडेशन है। और मैं सिस्टम डिज़ाइन बता रहा था जैसे कि कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स जो कि डेटाबेस हैं या लोड बैलेंसर्स हैं और आप क्लाउड में किस तरह से एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी भी बड़ी एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, ये भी
फाउंडेशन का काम करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो कि अब बहुत डिमांड में होने वाली स्किल्स हैं, जैसे कि एआई इंटीग्रेशन की स्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि सभी एप्लीकेशन में आजकल देख रहे हैं, या आप ग्रामर करेक्शन के लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं, या आप वॉइस जनरेशन के लिए, इमेज क्रिएशन के लिए, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है। ये स्किल्स आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका फाउंडेशन बहुत सॉलिड है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। तो इसके बाद आप जैसे फाउंडेशंस अगर कर लेते हैं तो उसके बाद एआई और क्लाउड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी आज आप सभी जानते हैं कि बहुत पॉपुलर हो रही है। तो ये 4 स्किल सेट्स जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, वो इन सब डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, उसमें क्लाउड डेफिनेटली रहेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल रहेगा। अभी मैच्योर हो गया है, ये जस्ट हाइप नहीं है। हम बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टूल्स देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी और जैसे-जैसे हमारा एक्सपोज़र बढ़ रहा है ऑनलाइन वर्ल्ड में, साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हो रही है। और क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, आने वाले समय में हम कहेंगे वेब 3, अभी हम देख रहे हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये सारे सेंट्रली कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस हैं। इसमें एक कंपनी है या गूगल है या फेसबुक है जो इसको ओन करती है और उनके पास सारे सर्वर्स हैं, दे हैव फुल कंट्रोल। पर वेब 3 में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो कि क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड होगी, उसी तरह काम करेगी। और इसमें यूज़र्स को काफ़ी फ्रीडम रहेगी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ओनर रहेंगे, सभी ओनर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स रहेंगे। और इसमें जो यूज़र्स हैं, उनको बहुत फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रिलायबिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन पे निर्भर नहीं रहेंगे। ग्रेट तो सर। मैं यस यही बता रहा हूँ कि हाँ, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, वेब 3 एंड ब्लॉकचेन ओके। और वेब। सर जैसे कि अभी आपने बताया तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि लार्ज स्केल सिस्टम डिज़ाइन में आपके लिए ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है? स्केलेबिलिटी करेक्ट। हैंडल करना या रेज़ाइलेंस इंश्योर करना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जैसे लार्ज स्केल सर्विसेज़ बना रहे हैं, तो सबसे एक्साइटिंग है आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि हम आज की डेट पे इस तरह से एप्लीकेशंस को आर्किटेक्ट करते हैं कि वो बहुत कम समय में स्टार्ट हो सके, स्केल हो सके और वो स्टॉप भी हो सके। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, क्रिकेट मैच आजकल, तो जैसे आप एप्लीकेशन देखते हैं, हॉटस्टार देखते हैं या सोनी लिव देखते हैं, तो अब जैसे ही अभिषेक शर्मा बैटिंग के लिए आते हैं, तो जो है व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अगर सुपर ओवर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि व्यूअर्स बढ़ जाएँगे एकदम से और करोड़ों में व्यूअर्स हो जाते हैं। फिर अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, बैट्समैन आउट हो जाता है, तो आप इमीडिएटली देखते हैं कि व्यूअरशिप कम हो गई है। ओके। तो सर हाँ, हाँ, तो प्लीज़। इस तरह से जो आपकी सर्विसेज़ हैं, डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो स्केल है, वो बहुत जल्दी स्केल भी हो जाए और जैसे ही मैच खत्म होता है, सब व्यूअर्स चले जाते हैं और सब होम पेज में आ जाते हैं। तो आप देखते हैं कि इस तरह सिस्टम हो कि क्रैश ना हो। अगर क्रैश हो जाएगा सिस्टम तो बहुत प्रॉब्लम होगी, रेपुटेशन, एड रेवेन्यू सब चली जाएगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि कुबरनेटिस हो गया और इनको मॉनिटर कैसे किया जाए कि सभी हेल्दी स्टेट पे काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये बहुत से कॉम्प्लेक्स टूल्स से होता है, जो कि प्रोमेथियस हुआ, ग्राफाना हुआ। तो इनकी मॉनिटरिंग और ऑर्केस्ट्रेशन
ये इसका टेक्निकल वर्ड है, ये सबसे एक्साइटिंग है। और आप किसी भी सर्विस में ये मॉनिटरिंग और ऑर्केस्ट्रेशन अगर डाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड नेटिव। मतलब ये एप्लीकेशन अब रेडी हो गई क्लाउड में, क्योंकि आप इसको स्केल कर सकते हैं, स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और मैंने बहुत सी बुक इसी टेक्नोलॉजीज पे लिखी है। तो ये क्लाउड में हम इनको कहते हैं माइक्रो सर्विसेज, जो कि छोटी-छोटी सर्विसेज होती हैं, जो कि बहुत आसानी से स्केल होती हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को टुगेदर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस, इसको आप कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज को भी क्रिएट कर देती हैं। ओके। सर एक चीज़ आजकल बड़ी चल रही है मार्केट में, एआई। तो ये यस। एआई टूल्स अब हर जगह हैं, आप अपने मोबाइल में है, डेस्कटॉप पे है, मतलब हर जगह पाया जाता है। तो आपको लगता है कि एआई एक असिस्टेंट है या एक साइलेंट कॉम्पिटिटर है? बिल्कुल। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे हम समझते हैं, ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है, आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। पर आप लोगों ने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये परफेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि कई बार एक्यूरेसी नहीं रहती है, इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता। जैसे आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपको इंस्ट्रक्शन के साथ इसको कॉन्टेक्स्ट भी देना है। और डेफिनिटली जो भी इनका आउटपुट होता है, उसको रिव्यू करना है, उसको वैलिडेट करना है, और इन रिव्यू और वैलिडेशन के लिए आपको फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एक असिस्टेंट है, ये को-पायलट है। इसका नाम भी कंपनीज़ ने को-पायलट रखा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसे को-पायलट कहते हैं, और गिटहब में भी को-पायलट है। तो पायलट तो आप ही हैं, और ये को-पायलट है जो कि आपको 20% 30% प्रोडक्टिविटी गेन देता है। और जो है कि आपके बहुत सारे काम आसान कर देता है। जैसे कि हम कोडिंग में बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो टेस्ट केसेस हैं या डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। पर जो काम है, जहाँ पे स्किल्स चाहिए, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज चाहिए, वो ह्यूमन्स पे बेस्ड है। तो आप बस ऐसे कह सकते हैं कि को-पायलट या असिस्टेंट का काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर वेब की अगर बात की जाए, तो लोग अभी भी वेब 3 को सिर्फ क्रिप्टो के लेंस से देखते हैं। आपके हिसाब से वेब 3 का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा और कहाँ होगा? जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो आपको बहुत सारी इसमें एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आप कोई भी लेजर, कोई भी ट्रांज़ैक्शंस को बहुत ट्रस्टेड ट्रांज़ैक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है इनका, ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कोई आर्ट है, उसका ओनर कौन है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन या डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये सारे इनके एप्लीकेशंस है। तो कोई भी ऐप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप हो सकती है। फॉर एग्जांपल गेमिंग में भी कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऑनलाइन गेम हो रहा है, तो अगर ऑर्गेनाइजर पे ट्रस्ट नहीं है, तो अगर इसको वेब 3 में बनाया है, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, जो फॉर एग्जांपल चेस गेम हो गया, तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी ने भी कोई चीज की है। ऑनलाइन में कहीं भी सिक्योरिटी का लूप होल हुआ, तो कोई भी इसको एक्सप्लॉइट करके उसमें फेक इंफॉर्मेशन डाल सकता है। तो पूरा वेरिफिकेशन हम वेब 3 टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। इसमें आप ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं। उससे आप ओनरशिप किसी भी डिजिटल एसेट पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। फ्यूचर में कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन नहीं रहेगी। ये सब एआई के साथ मिलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मिलेंगे, और ये जो है आपके मोबाइल में, आपके घर में कोई भी डिवाइस है, जो वॉशिंग मशीन हो सकती है, फ्रिज हो सकती है, टीवी हो सकती है, इन सब में आपको इनकी एप्लीकेशंस मिलेंगी। तो हम सब जानते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस खाली मोबाइल और कंप्यूटर पे लिमिटेड नहीं है, ये हमारे
हर इक्विपमेंट्स में आ गई है। आपकी कार हो गई, आपके टीवी, वॉशिंग मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इन सब में आप इनका फ्यूचर में एप्लीकेशन देखेंगे और ये सारे टेक्नोलॉजी कंबाइन होके हमारी लाइफ को बेहतर बनाएँगी। उसमें सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपको इन टेक्नोलॉजीज़ में के बारे में पैशन है और आपने इन्वेस्ट करके इनको सीखा है, तो आप जो करियर है उसमें बाकी रेस से आगे निकल सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भी आपने बात करी, तो आपके खुद के करियर में फ्यूचर रेडी रहने के लिए आपने कौन-सी एक हैबिट जो है, वो स्पेशली अडॉप्ट की है, जो सबको आपको लगता है कि फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि छोटे-छोटे प्रोजेक्ट आप बनाते रहिए। आप सीखिए नई चीज़ और जब भी आप कोई नई चीज़ सीखेंगे तो उनको आप छोटा-सा एक प्रोजेक्ट बना के इम्प्लीमेंट करिए, उसके बारे में शेयर करिए और उसको जो है आपने लोगों को ऑल्सो यू कैन काइंड ऑफ शेयर फॉर फीडबैक। आप इससे क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो और इम्प्रूव होती है और काफ़ी सारे लोगों को भी उससे आइडिया मिलता है कि क्या किया जा सकता है, किसी टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट है। तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करते रहना, कई बार ये प्रोजेक्ट्स बुक लिखना, आर्टिकल लिखना या एक छोटी एप्लीकेशन बनाना, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो इससे जो है आप कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं और आजकल सोशल मीडिया में ये सब आप शेयर कर सकते हैं आसानी से, जैसे लिंक्डइन हुआ या आप गिटहब हुआ, वहाँ अपने प्रोजेक्ट्स को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, इनका वीडियो बना के आप यूट्यूब में भी अपलोड कर सकते हैं। तो इससे आपको दूसरों का फीडबैक भी मिल जाता है कम्युनिटी में और इस तरह का जो और काम हो रहा है, उससे आप कनेक्ट होते हैं। तो ये नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है और नेटवर्किंग का ये ज़रिया बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप अपने नॉलेज को हाइलाइट करें स्मॉल प्रोजेक्ट्स के थ्रू और लोगों को शेयर करें, उनको भी एक्साइट करें और अपनी नॉलेज को भी शेयर करें जिसको दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स आपसे जुड़ेंगे और ये फॉलोअर्स आपके पार्टनर्स भी बन जाते हैं। तो जिनको आप आज कुछ सिखा रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं, हो सकता है 5 साल, 10 साल बाद वो इन चीज़ों को सीख के आपसे पार्टनरशिप करेंगे और क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये एडवांटेज भी मिलता है कि आप प्रोफ़ेशनली काफ़ी ग्रो कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आपके पार्टनर्स आपके वेल विशर्स भी हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। ओके। सर, एक आप अगर एक फ्रेशर होते, तो इस फ़ास्ट चेंजिंग टेक दुनिया में सबसे पहले किस स्किल को मास्टर करते? बिल्कुल। तो जो मैंने बताया कि सबसे पहले अगर आज की डेट में मैं फ्रेशर होता तो मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन डेप्थ में स्टडी कर रहा होता। क्योंकि आपके पास बहुत सारी नॉइज़ है, एआई है और क्लाउड है, पर आपको कोई भी अगर डेस्टिनेशन में पहुँचना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर पाइथन करिए या जावा करिए। ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईज़ी है किसी भी बिगिनर के लिए, फ्रेशर के लिए सीखना। तो इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं आप। जो भी आपको बेहतर मिल रहा है गाइडेंस या रिसोर्सेज़, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स को वीकली स्टडी करता मैं और जब मेरे फाउंडेशंस बन गए हैं, तो मैं फिर जॉब के लिए रेडी हो गया हूँ। अगर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है और मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की भी नॉलेज रख ली है, तो मैं जॉब के लिए रेडी हो गया हूँ। तो मुझे और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाकी चीज़ इंडस्ट्री से सीखनी हो, तो इसके लिए मैं फिर रिज़्यूमे बनाऊँगा। तो थर्ड स्टेप ये होगा आपका कि आप रिज़्यूमे बनाइए, अपने प्रोजेक्ट्स को हाइलाइट करिए और अपने रिक्रूटर को इम्प्रेस करने के लिए आप अपना रिज़्यूमे बनाएँ। आपको ये नहीं बताना है कि क्या-क्या आपने किया,
आपको बस वही प्रेज़ेंट करना है रिज़्यूमे जो कि रिक्रूटर को इम्प्रेस करेगा। तो वो सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप अपने सीवी में रखिए और गाइडेंस ले सकते हैं आप सीवी के लिए किसी फ्रेंड से, सीनियर से, कोलीग से अपने सीवी को रिव्यू कर सकते हैं, उसको आप पॉलिश करा सकते हैं और फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और सीवी आपका अच्छा है तो आपको शॉर्टलिस्टिंग भी मिलेगी और इंटरव्यूज़ में भी फंडामेंटल्स ही पूछे जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डायनेमिक है, एआई हर 3-4 महीने में चल रहे हैं और नए टूल्स आ रहे हैं, नए नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आपके अगर फंडामेंटल्स सॉलिड हैं, तो किसी भी कंपनी के लिए आप बहुत ही यूज़फुल हैं और फिर जब मैं एस्टेब्लिश हो गया, किसी बात मिल गई, तो उसके बाद मैं फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके ग्रोथ के लिए एआई हो, वेब3 हो, माइक्रो सर्विसेज़ हो, क्लाउड हो, इन सब में धीरे-धीरे अपने आप को अपस्किल करता। तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखना है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके पास जो माइंडसेट है वो कंटीन्यूअस लर्निंग माइंडसेट है। अगर आपके पास कंटीन्यूअस लर्निंग माइंडसेट है, तो आप फ्यूचर प्रूफ हैं। तो आपको ये सब सीखना तो है ही, पर आपको माइंडसेट भी बिल्ड करना है कि आपको सीखते जाना है क्योंकि आप और भी टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस मिलते रहेंगे और आपको इन सब का पार्ट बनना है और बहुत सी इनोवेशंस में आपको कंट्रीब्यूट भी करना है। तो लर्निंग माइंडसेट आपका बिल्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सर एक चीज़, जब आपने अपनी पहली किताब लिखी थी, मैं उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप क्लाउड, एआई और वेब थ्री जैसे फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पर लिखते हैं हमेशा से। क्या यस। कभी लगा कि ये कॉन्सेप्ट्स लोगों तक पहुँचना मुश्किल होगा? बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट गोल था वो यही था कि मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने पाया कि बहुत सारा जो लेटेस्ट कंटेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए, वो अभी मिसिंग है। तो यहाँ पे गैप है और अगर अच्छा कंटेंट मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, तो मुझे एहसास होता था कि हाँ, इस बुक में ये चीज़ मिसिंग है या इसको अगर इस तरह से लिखा जाता, तो ये बेहतर होता और बहुत यूज़फुल होता। तो हमेशा मुझे ऐसा फीलिंग आती थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक्स लिखूँ और इन टॉपिक्स पे लिखूँ जिसमें कि अ, अभी रिलेवेंस भी है और आगे 5-6 सालों तक उनका रिलेवेंस होने वाला है और वो काफ़ी कॉमनली यूज़्ड भी हैं और प्रोफ़ेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ये मेरी सबसे जो प्रेरणा थी पहली बुक लिखने की और उसके बाद सभी बुक्स को लिखने की यही प्रेरणा थी कि मैं अपने कम्युनिटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करूं जिससे कि बहुत लोग बेनिफिट हों और उसके माध्यम से उनकी स्किल सेट्स इम्प्रूव हो और ये टेक्नोलॉजी को और आगे लेके जाए। ओके। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन करूँगा, जब आपने पहली बुक किताब लिखी थी, उस वक़्त यस। दिल में क्या एक्साइटमेंट ज़्यादा था या नर्वसनेस थी? हाँ, इसमें नर्वसनेस थी क्योंकि आपको बुक लिखने के लिए बहुत सा हार्ड वर्क करना पड़ता है और इसको लंबे समय तक करना पड़ता है। तो जैसे बुक लिख रहे हैं तो उसमें मैंने जो पहली बुक लिखी थी वो 600 पेज की थी और उसमें 20 चैप्टर थे। तो आपको पता नहीं होता है कि क्या सक्सेस होगी कि नहीं, कहीं ये प्रोजेक्ट अटक तो नहीं जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको कंटीन्यूअसली करना पड़ता है। पर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो रिलेवेंट रहेगा और रीडर्स एप्रिशिएट करेंगे। तो ये अगर आपके पास इस तरह का माइंडसेट है तो आप इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट बुक थी, थोड़ी नर्वसनेस भी थी, पर आपको विजुअलाइज़ करना होता है इसका एंड रिजल्ट। तो मैं अपना एंड रिजल्ट हमेशा विजुअलाइज़ करता था कि मेरे हाथ में ये किताब होगी एक दिन और मैं इसको देख के प्राउड फील करूँगा। तो मोटिवेशन था ये मुझे आगे जितने प्रेरणा देता रहा और मैं जैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स लिख रहा था उसके साथ मैं बहुत सारी कोडिंग एग्ज़ाम्पल्स भी हम प्रेज़ेंट करना पड़ता था। टेक्निकल बुक लिखने में मैं डबल मेहनत है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो समझाना है
और जो कॉन्सेप्ट्स को समझाना है उनको प्रोजेक्ट करके भी समझाना है और उनका कोड भी आपको बुक के माध्यम से प्रेजेंट करना है अपने लीडर्स को, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जब तक आपने किसी एग्जाम्पल को नहीं प्रेजेंट किया तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। ये सारे चैलेंजेस थे, पर जो एंड गोल को विजुअलाइज कर रहा था मैं कि मेरे हाथ में बुक होगी और इस तरह से मैं और भी बुक लिखूंगा और रीडर्स विल अप्रिशिएट। तो इस तरह की जो सोच थी वो मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करी और मैं को ऑथर्स और पब्लिशर्स के साथ काम करता था, तो उनसे भी फीडबैक मिलता था। तो जब मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला तो डेफिनेटली मुझे फिर काफ़ी अच्छा लगा और वो जो आप कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस एंड द फीलिंग ऑफ समथिंग यू हैव अचीव्ड, फुलफिलमेंट इज़ much bigger than whatever is your job or your duty wealth which is created out of it. सर एआई और वेब 3 का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? क्या सच में ये पूरी दुनिया को बदल देगा, चेंज कर देगा? तो यस डेफिनेटली ये दो टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि जो आगे बहुत ही पॉपुलर होने वाली हैं और इसमें काफी फ्यूचर एप्लीकेशंस भी हैं जो कि बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो डेफिनेटली नो, एआई तो आप देख ही रहे हैं दुनिया को बदल रहा है। जो प्रोडक्टिविटी है लोगों की, रिसर्च आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन सब में डेफिनिटली इसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। बिटकॉइन में आप देख ही रहे होंगे कि जो इथेरियम है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें काफी फोकस है लोगों का और ये जो करेंसीज हैं दे आल्सो डूइंग गुड, इसीलिए क्योंकि एवरीवन इज फीलिंग दैट इन फ्यूचर दे विल बी द गेम चेंजर। तो डेफिनेटली ये दुनिया को बदलने की मतलब काबिलियत रखती हैं ये टेक्नोलॉजीज और हमको इन सब को समझना है क्योंकि आगे यही सब टेक्नोलॉजीज हमारे एवरीडे लाइफ में होंगी। तो यही दैट्स व्हाई आई इन दिस सेशन एम्फसाइज्ड कि हमको अगर फ्यूचर प्रूफ करना है अपनी करियर को तो एआई, वेब 3 इन सब टेक्नोलॉजी को मास्टर करना इम्पोर्टेंट है। ग्रेट सर। सर अगर कोई यंगस्टर आपसे करियर एडवाइस लेने आए तो सबसे पहले उसे क्या कहेंगे? तो मैं यही कहूंगा कि आप एक रोड मैप फॉलो करें। तो जो स्किल्स मैंने बताई है आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी बड़ी स्किल आपको डेवलप करने में टाइम लगता है, तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पर आप अपने आप को विजुलाइज करिए कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, जैसे आप जावा सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, तो आप अपने आप को विजुलाइज करिए कि हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, गूगल में काम कर रहा हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सीखने में आपको हेल्प मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी और फिर आप फोकस जो है आपको प्रोग्रामिंग में करना है और आपको ये भी समझना होगा कि आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कंसिस्टेंटली करना है। तो आप एक दिन में कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, उसके पीछे उसके 18-20 साल की मेहनत है जो कि हमें नहीं दिखती। तो आपको वो मेहनत को भी समझना है और वो करना है और एंड गोल देखना है कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में विराट कोहली हो सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री का विराट कोहली हो सकता हूँ। इस तरह का आपका अगर गोल है, मोटिवेशन है, तो आप इजीली बन सकते हैं। तो यू ड्रीम बिग एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट स्टेप बाय स्टेप। दिस इज माय एडवाइस। ओके। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, कि एक लाइन में आपका मैसेज क्या होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि टेक उनके लिए राइट फील्ड है या नहीं? बिल्कुल। तो आपको बस ये समझना है कि एन्जॉय टेक्नोलॉजी। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि मुझे साइंस फिक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या इनके बारे में सीखना अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ है मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका पर्पस, व्हाट डू यू वांट टू मेक योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो
जैसे एक डॉक्टर है तो मुझे काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिलती है इस फील्ड के बाहर के लोगों के साथ भी। तो अब जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो को समझिए हार्ट सर्जन है, तो उसकी पूरी लाइफ में यही एम है कि मुझे लोगों की जान बचानी है या उनको लंबा जो है उनकी लाइफ़स्टाइल हो, लाइफ उनका ज़्यादा हो, स्पैन हो, ये उसका गोल होता है थ्रू आउट हिज़ लाइफ। तो कोई भी फ्रेशर है या कोई भी स्टूडेंट है, तो उसको भी अपना गोल आइडेंटिफ़ाई करना है। मुझे या तो मुझे बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है या मेरे को बहुत कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे कि सेल्फ ड्रिवन कार्स हों। तो इस तरह का अपने पास अगर गोल होगा, ये आइडेंटिफ़ाई करना, अपना पैशन आइडेंटिफ़ाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि और ये पैशन आपको अपने इंटरेस्ट से ओवरलैप करने वाली डोमेन में ही होना चाहिए। तो तो अगर आपको डाउट है कि आपके लिए टेक्नोलॉजी सही है या नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आपके पास पैशन है, तो डेफ़िनिटली स्किल्स आप कम ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको गेन कर सकते हैं। वर्क करके आप हर चीज़ लर्न कर सकते हैं, पर पैशन इम्पोर्टेंट है और पर अगर पैशन नहीं है, तो आप धीरे और कभी आपको उसमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फुलफिल्ड फील होना चाहिए कोई भी चीज़ अचीव करने के बाद। तो अगर ये फीलिंग नहीं आएगी तो आप इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कंटिन्यूअसली नहीं सीख सकता इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़, तो आप ऐसी चीज़ आइडेंटिफ़ाई करिए कि जहाँ आप कंटिन्यूअसली उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के लोगों को ये समझना कि किसी फ़ील्ड में भी अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपकी सक्सेस और जो बेस्ट पर्सन खेल रहा है, जैसे विराट कोहली, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। अगर बेसिक लेवल पे भी आईपीएल खेलता है तो उसको हो सकता है 20 लाख का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पर अगर जो टॉप पे है हो सकता है उसको 20 करोड़ का मिलता है। तो ये देखिए आप काफ़ी डिफरेंस है, 100 टाइम्स का डिफरेंस है। और अगर कोई प्लेयर खेल रहा है 20 लाख का, अगर उसको 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। अगर वो प्रैक्टिस करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो वो वहाँ पहुँच सकता है। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तो ये हर फील्ड में भी ऐसा है, आप अगर सिंगर हैं, तो भी आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी स्किल्स को कंटीन्यूअसली इम्प्रूव करना है। तो आपको एक ऐसी फील्ड आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को कंटीन्यूअसली इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हो सकती है कुकिंग या हो सकती है सिंगिंग या हो सकती है स्पोर्ट्स या हो सकती है आईटी प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग फील्ड या कोई भी आप फाइनेंस में हो सकते हैं, बिजनेस या इंजीनियरिंग फील्ड, आपको कंटीन्यूअसली अपने आप को अपस्किल करना है। तो ये ही मेरा मैसेज है कि आपको लर्निंग एटीट्यूड होना है और इसी से जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। थैंक्स अ लॉट सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एटलीस्ट सीखने को मिला कुछ। और थैंक्स अ लॉट सर जो आपने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। बिल्कुल, मैंने भी ये जो सेशन है उसमें पूरी कोशिश की कि मैं जो भी लर्निंग हुई है मेरे 20 साल के करियर में और अलग-अलग कंपनीज़ में काम करने में और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो सारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सामने रखूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया, जिससे कि मैंने अपने विचार को शेयर किया और मैं होप करता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, उनको अभी का टेक्निकल लैंडस्केप क्या है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में बेहतर जानकारी मिली हो इस सेशन में और उनको अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाना है और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, इसके बारे में भी फुल क्लैरिटी हो गई हो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। बिल्कुल, थैंक यू। और आप लोग बने रहिएगा, स्टे ट्यून ओनली ऑन बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।